क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी कि मैथ सेक्शन टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसको कैसे तैयार करना है इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये ध्यान में रहे कि ये वीडियो लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट के मैथ सेक्शन का इंट्रोडक्शन है कि इस सेक्शन में किस तरह के टॉपिक्स और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप इनको जानने के बाद प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें कि आपने क्या चीज़ तैयार करनी है और कहाँ तक तैयार करनी है। तो मैथ सेक्शन में डिटेल में जाने से पहले आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप प्रिलिमिनरी टॉपिक्स लाजमी तौर पर तैयार करें। प्रिलिमिनरी टॉपिक से मुराद वो टॉपिक्स हैं जो बाद के टॉपिक्स में इस्तेमाल होता है। तो वो तमाम टॉपिक्स जो फ्रिक्वेंटली मुख्तलिफ टॉपिक्स में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, वो प्रिलिमिनरी टॉपिक्स हैं। तो इनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। मसलन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ये अर्थमेटिक में अगर आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी है तो कौन सी चीज़ पहले करेंगे, कौन सी बाद में करेंगे, ब्रैकेट किस तरह से ट्रीट की जाएगी। और तो इसी तरह से अगर आप एलसीएम को देखें, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो इनका सब चीज़ों का बाद के अंदर इस्तेमाल होना है। तो आप बिल्कुल स्टार्ट में इनको तैयार करें, जिसमें फैक्टर्स हैं कि फैक्टर्स कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे 15 है, अब इसके दो फैक्टर्स हैं, 3 और 5, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड होता है 5 से भी। तो ये फैक्टर्स कैसे मालूम किए जाएंगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और फैक्टर कहते किसको हैं। इसी तरह से एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से ट्रीट किए जाते हैं, इनके रूल्स क्या हैं। फिर बेसिक अलजबरा, जाहिर है अलजबरा के बगैर कोई टेस्ट कंप्लीट होता ही नहीं है। अगर आप देखें तो अर्थमेटिक में भी कोई ना कोई इक्वेशन बन जाती है, कोई ना कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है। तो अलजबरा तो किसी भी टेस्ट की जान है कि वो बेसिक है बिल्कुल। इसलिए अलजबरा के बेसिक को जानना भी ज़रूरी है कि टर्म क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या है, फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, इक्वेशंस को कैसे ट्रीट करना है। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं एक्चुअली टेस्ट के। तो सबसे पहले आप इनको बेहतर अंदाज में तैयार करें। उसके बाद देखें कि मैथ सेक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट यानी कि कोर टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स होते हैं, जैसे इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इवन, ऑड। ये तमाम नंबर्स आपको मालूम होने चाहिए और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इवन को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, अगर इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी जो बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं वो मिलकर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसमें वेरियस टाइप ऑफ नंबर से वाकिफ हों। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जो इनकी प्रॉपर्टीज पर बेस कर रहे होते हैं। तो पहले इनकी प्रॉपर्टीज को जानें, फिर वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करें। इसी तरीके से नंबर लाइन है। नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाज़ जगहों पर जब इनइक्वालिटीज को हम ट्रीट करते हैं तो नंबर लाइन की ज़रूरत होती है। तो नंबर लाइन के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। और फिर अबव ऑल आप नंबर सिस्टम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ताकि इन प्रॉपर्टीज या इन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो आपने लर्न किए हैं उनको प्रैक्टिकली आप क्वेश्चंस में अप्लाई करें। तो नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मसलन एक क्वेश्चन देखें जिसमें नंबर सिस्टम का इस्तेमाल है। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स इज 30। अब देखें इसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज यूज होगी, हालांकि बहुत मुख्तसर सा क्वेश्चन है कि सम ऑफ कंसेक्टिव इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है और इवन नंबर होते क्या हैं। इवन नंबर हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे इवन नंबर हैं। इवन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करें, डिवाइड हो जाएगा। 4 भी 2 से डिवाइड होता है, 6 भी 2 से डिवाइड होता है, 8 भी 2 से डिवाइड होता है, 10 भी। तो ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी देखें इस क्वेश्चन के लिहाज से कि इनमें डिफरेंस कितना है। कंसेक्टिव नंबर्स में डिफरेंस आता है 2 का। अगर आपको एक नंबर मालूम हो तो उसके बाद आने वाला इवन नंबर कैसे मालूम होगा कि आप उसमें 2 ऐड कर दें। देखें 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10। तो 2 2 का डिफरेंस होता है इवन नंबर्स में। कंसेक्टिव इवन नंबर्स 2 के डिफरेंस से आते हैं।
तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर चाहिए। हम सपोज करते हैं कि x इज द इवन नंबर, ये फर्स्ट इवन नंबर है जो हमने सपोज किया। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? अब जाहिर है नेक्स्ट के अंदर 2 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट नंबर आएगा x+2। क्योंकि इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, तो हमने x में 2 ऐड किया तो नेक्स्ट इवन नंबर आ गया, ये आ गया हमारे पास सेकंड। अब थर्ड इवन नंबर क्या होगा? अब सेकंड में 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा x+4। अब उसने आगे क्या कहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड नंबर, और यहाँ पर हमने मालूम करना है सम। तो सम हमने इनको तीनों को ऐड कर दिया और इक्वल किसके किया, उसने कहा 30 है, 30। अब इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये हो गया 3x+6 इज इक्वल टू 30, और 3x इज इक्वल टू 24, देन x इज इक्वल टू 24/3 इज इक्वल टू 8। अब 8 है फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर x था, सेकंड नंबर है x+2, और थर्ड नंबर है x+4। तो देखिए मालूम क्या करना है, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर है x+4, तो 8 इज द x एंड 4 ऐड किया इसमें, तो थर्ड नंबर है 12। और यही हमसे पूछा गया था कि थर्ड नंबर की वैल्यू बताएं, तो थर्ड नंबर की वैल्यू है 12, जो कि ऑप्शन डी में दी गई है। अब आप देखें कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था और इवन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हमने इवन नंबर की प्रॉपर्टीज इसमें इस्तेमाल की और उसकी मदद से हमने इक्वेशन बनाई, और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने x की वैल्यू मालूम कर ली। फिर x की वैल्यू मालूम करने के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हमने जवाब दे दिया, तो इसलिए इसका आंसर आ गया डी। अब एक और क्वेश्चन देखें, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ n इफ n+7 इज एन इवन नंबर। तो n+7 को वो कहता है कि ये इवन नंबर है, तो n की वैल्यू क्या है? अब जाहिर है n की बहुत सी वैल्यू हो सकती हैं, क्योंकि n को अगर हम 1 रख लें तो ये बन जाएगा 8, 1+7 8 हो जाएगा, तो 8 इवन है, यस। तो लेकिन ऑप्शंस में 1 नहीं दिया गया। अगर हम 2 सपोज करते हैं कि n इज 2, तो ये 2+7 9, ये इवन नंबर नहीं है, तो n+3 रख लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 10, 10 इवन नंबर है। तो इस तरह से मुख्तलिफ नंबर रख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं टिल के आप ऑप्शन में से किसी वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन में से n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और उसको कैलकुलेट करके देख लें कि इवन आता है या नहीं। तो ए को देखें, ए ऑप्शन में 7 है, 7+7 इज इक्वल टू 14 एंड 14 इज इवन। इट्स मीन कि n की वैल्यू 7 होनी चाहिए अगर n+7 इवन है, तो ये इसका आंसर है। बाकी आप देखें कि 8 को ऐड करेंगे तो 8+7 ये 15 होगा, जो कि ऑड नंबर है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। फिर 10+7 ये 17 है, ये भी नहीं हो सकता। 4 ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 11 के, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर है 6, 6+7 ये 13 होगा, ये भी गलत है। तो ये सारे गलत हैं, क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना था, वो सिर्फ 14 है जो 7 की वजह से आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फिर मजीद देखेंगे एक और प्रॉपर्टी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अगर 2 इवन नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर होगा इवन। क्योंकि आप देखें कि 2+4 इज इक्वल टू 6, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, आंसर भी इवन है। अगर एक नंबर ऑड हो और एक इवन नंबर हो तो आंसर आएगा ऑड नंबर, जैसे कि 2+3। देखें 2 इवन है, 3 ऑड है, आंसर ऑड आ रहा है। लेकिन अगर 2 ऑड नंबर ऐड किए जाएं तो आंसर आता है इवन, जैसे कि 3+5 8 है, 8 इवन नंबर है जबकि 3 और 5 ऑड नंबर थे।
तो हमने यहाँ पर देखना है कि 7 इज ऑड नंबर, तो इसमें दूसरा नंबर भी ऑड होगा और उसको हम ऐड करेंगे तो आंसर इवन आएगा, और हमें इवन नंबर ही चाहिए इसका। तो अब चॉइसेस में से देखें तो सिर्फ 7 इज द ऑड नंबर, तो इसलिए यही ऐड होगा तो इवन आएगा, जबकि ये भी इवन है, ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, जबकि हमें इवन चाहिए। तो दोनों ऑड नंबर होंगे, क्योंकि 7 ऑलरेडी ऑड है, तो दूसरा नंबर भी ऑड होगा तो आंसर इवन आएगा। तो इट्स मीन ए इज द आंसर। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज या टॉपिक है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक यानी कि सिंपल कैलकुलेशन और बेसिक जो कैलकुलेशन होती है नंबर्स पर बेस करती है, वो अरिथमेटिक है। तो अरिथमेटिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसमें आपको मालूम होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, एलसीएम क्या है, जीसीडी क्या है, फिर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर टेस्ट में चेक किया जाता है कि आप लोग उसे किस तरह से हैंडल करते हैं। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू है कि किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। फिर एक्सपोनेंट, लॉगरिथम्स, तो ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए। अब देखें कि ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक से रिलेटेड, व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 14। अब ये देखें, ये भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, और इसमें भी अर्थमेटिक की प्रॉपर्टीज और नंबर्स की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता क्या है। वो होता है 999। इससे बड़ा 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसमें 1 भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। 1000 4 डिजिट नंबर है। तो मैक्सिमम नंबर जो 3 डिजिट से बनाया जा सकता है वो 999 है, 999। अब हमने तो बताना है कि लार्जेस्ट नंबर जो 44 से डिवाइड होता हो, तो ठीक है, हम इसको 44 से डिवाइड करके देखते हैं। 44 से डिवाइड करें तो ये 2 पर जाता है, यहाँ आ गया 8, बाकी बच गया 11, फिर 9 ऊपर से आ गया, फिर ये 2 पर जाएगा, तो ये 88 हो गया। यहाँ पर आपके पास बचता है 31। अब आप देखें कि अगर 999 से 31 को माइनस कर दिया जाए, तो जब जो नंबर आएगा, मतलब वो नंबर आता है ये 968। 968 को अगर हम 44 से डिवाइड करेंगे तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 999 में से 31 लेस हो चुका है, और जो नंबर आया है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 44 से। आप अगर चाहें करके इसको डिवाइड करके देख लें। तो मेथड क्या हुआ कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबिलिटी बतानी है तो रिमाइंडर को 0 करना होगा। तो जो रिमाइंडर आता है अगर उस नंबर से निकाल दिया जाए तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, अगर मैं कहूं कि 16 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड करें, ये आ गया। अब 1 रिमाइंडर है, अगर मैं 16 में से 1 लेस कर दूं तो आएगा 15, और 15 अब पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, अब 0 आएगा नीचे। देखिए 16 को 3 से डिवाइड किया था तो 1 लेस हो रहा था, 1 बच रहा था, रिमाइंडर था 1। अगर 1 16 में से निकाल देंगे, लेस कर देंगे आप, तो वो जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 999 का रिमाइंडर है, और ये सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट में, तो 31 इसमें रिमाइंडर आ रहा है। अगर रिमाइंडर को 999 से लेस कर दें तो जो नंबर आएगा वो 44 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और वो सबसे बड़ा नंबर होगा 3 डिजिट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। फिर है अलजबरा। अलजबरा में एक्सप्रेशन को कैसे वैल्यूएट करते हैं, कि एक्सप्रेशन की कोई वैल्यू दी जाती है कि जी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट एक्स इज इक्वल टू दिस। इस तरह से इसके मुख्तलिफ तरीकों से वैल्यूज हम मालूम करते हैं। सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती है, यानी कि अलजबरा में एक्सप्रेशन के क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं, या तो वैल्यूएशन होगी या फिर सिंप्लीफिकेशन होगी। फिर इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए आपको,
ताकि आप जो है कोई भी इक्वेशन, बल्कि डायरेक्टली अलजेब्रा का क्वेश्चन ना भी हो, आप किसी ना किसी वर्ड प्रॉब्लम को जब कन्वर्ट करेंगे तो वो किसी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वेशंस को सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि अगर दो इक्वेशंस हों और दो वेरिएबल हों, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 37, तो अब इसमें से x और y, अब ये दो इक्वेशन हैं, तो इनको इकट्ठा सॉल्व करना, जिसमें से x की वैल्यू भी मालूम करनी है, y की भी, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये भी आपको आना चाहिए और प्रॉपरली आना चाहिए। फिर फैक्टराइजेशन है, इक्वेशन एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, इक्वेशन की भी हो सकती है, और इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिलसिले में ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कि क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि आपने ये नहीं सोचना कि कोई ये प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वाली मैथ होगी या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की मैथ होगी। नहीं, ये बिल्कुल सिंपल, आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्वेश्चन तक महदूद है, आप उसकी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। तो अलजबरा में ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादा लीनियर इक्वेशन है, जिसमें सिंगल वेरिएबल वन पावर के साथ होता है, उसका ज्यादा इस्तेमाल है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करना लाजमी है कि क्वेश्चन तो इसके आएंगे, लेकिन ज्यादा डेप्थ में नहीं होंगे। अब ये एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक एक्सप्रेशन है और उसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 0। देखें, एक्सप्रेशन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। एक्सप्रेशन से मुराद है वह ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्वेशन ना बन रही हो या इनइक्वालिटी ना बन रही हो। जैसे देखिए, इसमें कोई इक्वल का साइन नहीं है, कोई लेस देन या ग्रेटर देन का साइन नहीं है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। इसकी वैल्यू बतानी है व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो इसका सिंपल सा काम आपने क्या करना है, x जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह 0 सब्सिट्यूट कर दें। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 5 ओवर 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5/5, जो कि इक्वल है 1। यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 1 है, जो कि ऑप्शन बी में थी। तो अब एक और एक्सप्रेशन है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ओवर x प्लस 3। तो अब आप देखेंगे इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x 3x प्लस 2x प्लस 6 ओवर x प्लस 3। ये तमाम मेथड्स जानने के लिए, जैसे कि इसमें फैक्टराइजेशन हो रही है, तो आप इसके लिए इससे रिलेटेड लेक्चर्स लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली लेक्चर नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है मैथ सेक्शन का। तो अगर आपने इनकी डिटेल में जाना है तो इसी साइट में, यानी कि thecatonline.com या फिर यूट्यूब चैनल एंटी टेस्ट में इनकी तमाम वीडियोस मौजूद हैं, जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के वो डिस्कस किया गया है, बाकायदा लेक्चर है कि कैसे आप करेंगे। तो यहाँ मैं ब्रीफली आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं टेस्ट में। तो इसलिए आप इसको लेक्चर के तौर पे ना लें, जस्ट आप इंट्रोडक्शन के तौर पर लें कि आप यहाँ से टेस्ट को एक रिव्यू ले रहे हैं कि मैथ सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, और कोई डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ से डिपिक्टिव नहीं है। क्वेश्चन जो है ना हर तरह के होते हैं, बाज़ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, बाज़ आसान होते हैं। तो ये एक नॉर्मल से क्वेश्चन हैं, तो जिनको जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ प्रेजेंट किया गया है। तो अब आप देखेंगे इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 3, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 3 ओवर x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3 ओवर x प्लस 3, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आपके पास हो गया x प्लस 2। यानी कि ये टोटल एक्सप्रेशन जो दिया गया था ये इसके इक्विवेलेंट है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में ले आए जिसको मजीद फैक्टराइज ना किया जा सके। अब ये मजीद शॉर्ट नहीं हो सकता,
ये शॉर्ट होकर इस फॉर्म में आ गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। तो अब इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। फिर आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट का सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं, और ये सारे टॉपिक्स हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए ग्रुप ऑफ टॉपिक्स। जैसे कि इसमें रेशोज के क्वेश्चन होते हैं, प्रपोर्शंस के क्वेश्चन हैं। अब प्रपोर्शन को अगर आप लें तो इसमें इनहेरिटेंस के क्वेश्चन इसी में बिल्ट इन है। इसी तरह से ज़कात के क्वेश्चन परसेंटेज में आ जाते हैं, क्योंकि ज़कात की जो वैल्यू है वो परसेंटेज में मालूम होगी तो आप ज़कात भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरे टॉपिक्स जो हैं वो तो यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते। ये मेजर टॉपिक्स हैं जिन पर आपको मेजर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से नजर आएंगे। ये सिर्फ एक लिमिटेड से मेजर टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो नॉर्मली टेस्ट में देखे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के होते हैं। तो सबसे पहले आप इन टॉपिक्स के एक्सपर्ट होंगे। अब इससे पहले जो नंबर सिस्टम है, अरिथमेटिक है, अलजबरा है, वो सारी चीजें, वो उनके सारे कंसेप्ट इन तमाम टॉपिक्स में इस्तेमाल होने हैं, और इन टॉपिक्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे। तो आपने कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा पढ़ने हैं? रेशियोज, प्रपोर्शन, वेरिएशन, परसेंटेज, वर्क प्रॉब्लम्स, डिस्टेंस एंड स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, एज प्रॉब्लम्स। ये टॉपिक्स आपको लाजमी तौर पर आने चाहिए। ना सिर्फ ये कि आप इनके कंसेप्ट से अवेयर्ड हों, बल्कि आपको इनको प्रैक्टिस भी करनी होगी, ताकि जो स्मॉल चेंजेस आती हैं स्टेटमेंट में, वेरिएशन आती हैं, या लैंग्वेजेस के डिफरेंसेस आते हैं, उनको आप अच्छी तरह से समझ सकें। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो सकता। तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की जरूरत होती है कि आप उनको प्रैक्टिस करें जो इन कंसेप्ट पर या इन टॉपिक पर मुश्तमिल हो। अब एक क्वेश्चन देखें, ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए मैन हैज ₹40,000। देखिए उसके पास स्टार्ट में ₹40,000 हैं। He spent 40% of his amount in buying a cabinet. By the 20% of the rest, he bought a coat. What amount he has now? यानी कि लास्ट में उसके पास कितनी अमाउंट बचती है। अब आप देखें कि अपेरेंटली, बल्कि बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि 40 और 20 ऐड करके 60% खर्च हो गया तो बाकी 40% बच गया, तो वो इसमें 60% लेकर और इसे माइनस कर देते हैं, बाकी अमाउंट बच गई। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको स्टेटमेंट बहुत गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मिसलीडिंग क्वेश्चन है। देखें कैसे, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट तो यहां से यहां तक है, बल्कि यहां तक का आप कह लें, आप कहें कि ये यहां से यहां तक फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। ये ही स्पेंड 40% ऑफ हिज अमाउंट इन बाइंग ए कैबिनेट। अब आप गौर करें आगे जाकर वो क्या कहता है, बाय द 20% ऑफ द रेस्ट। अब ये रेस्ट क्या है, किसका 20% लेना है? रेस्ट का। रेस्ट का 20% लेना है। तो रेस्ट क्या है, यानी कि 40% की कैबिनेट लेने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसका 20% उसने कोर्ट के लिए खर्च करना। तो फर्स्ट स्टेप में हम 40% को ट्रीट करते हैं और उससे बकाया अमाउंट निकालते हैं जो कि रेस्ट बनेगी, बाकी जो बची। तो 40% अगर हम खर्च कर दें कैबिनेट खरीदने पे तो अमाउंट जो बचेगी वो 60% होगी, क्योंकि हर चीज स्टार्ट में 100% होती है। ये 100% है, इसमें से 40% लेस हो गया तो 60% बच गया, जो कि 24,000 के इक्वल है। यानी कि अब उसके पास 24,000 अमाउंट बच गई, यानी कि रेस्ट आ गया आपके पास। अब जो 20% है वो इस पर अप्लाई होना है। जो 20% बचेगा, जो 24,000 हमारे पास अमाउंट है, अब 20% उस पर अप्लाई होगा और उससे वो कोट परचेज करेगा। और बताना क्या है कि बाकी उसके पास क्या बचा। तो जब वो 20% खर्च करेगा, अब आप ये नहीं करेंगे कि 60% और 20%, ये अलग अलग स्टेप्स हो गए, क्योंकि 20% ऑफ द रेस्ट।
अब ये 100% है सेकंड स्टेप के लिए, तो यहाँ 20% खर्च होगा तो 80% रिमेनिंग होगा, जो कि बचता है 9200। ये अमाउंट उसके पास लास्ट में होगी जो कि पूछी गई है, और ये है ऑप्शन डी में। इफ 20 men can complete a job in 5 days, how many men will be needed to complete the job in 10 days? अब ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। मेन दिए गए हैं 20 और डेज हैं आपके पास 5। अब अगर 10 डेज हों तो मेन कितने होंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एरो मेथड यूज करते हैं। अब एरो मेथड के जानने के लिए जाहिर है आप रेशियोज एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर लें, वहां पर डिटेल से ये मेथड डिस्कस किया गया है, क्योंकि ये बहुत आसान मेथड है। इसकी मदद से क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं और गलती के चांसेस भी कम होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप रेशियोज एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर लें ताकि ये चीज आपको समझ आए। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होगा और x/20 is equal to 5/10, then x is equal to 10। यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया कि if 20 men can do a job in 5 days, if the job is to be done in 10 days, how many men are required? 10 men are required। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। 2 years ago, a man was 6 times as old as his son was. After 18 years, he will be twice as old as his son will. Their present ages are। देखें, अब ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो हम इसमें कहते हैं कि ये है मैन, वो मैन है जिसका वो जिक्र कर रहा है ये, और ये है सन की एज। ये एम और एस उनकी प्रेजेंट एजेस हैं। मैन की एज है एम इस टाइम और एस की एज है एस, सन की एज है एस इस टाइम पर, यानी कि ये प्रेजेंट एजेस है। तो 2 year अगो, जाहिर है 2 साल पहले ये दोनों 2 year लेस हो जाएंगे। अगर मैन की एज आज 40 है तो 2 साल पहले 38 होगी, तो इसलिए 2 साल पहले एम को भी 2 लेस कर दिया तो एस भी तो 2 साल छोटा होगा, इसलिए उसमें से भी 2 लेस हो गया। 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन वाज, तो मैन जो है वो 6 टाइम ऑफ हिज सन है, तो 6 टाइम ऑफ हिज सन आ गया। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है? आफ्टर 18 ईयर, अब ऐड हो जाएगा आफ्टर 18, तो दोनों की एज में 18 का इजाफा हो जाएगा। मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड इज सन, फिर ये ट्वाइस होगा। अब आप देखें कि ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो m और s की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं, यहां से m को आइसोलेट करते हैं, तो ये होगा m इज इक्वल टू, अब ये 2 इस साइड पे जाएगा, लेकिन पहले ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लें, ये हो जाएगा 6s -12, और ये -12 था, इधर से 2 आकर इसमें प्लस ऐड हुआ तो -10। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब ये m आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये हो जाएगा 6s -10 प्लस 18 इज इक्वल टू 2s प्लस 36। अब ये 2s इधर जाकर 4s रह गया, और यहां से ये 8 प्लस का बचता है, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 36 में से आप 8 लेस कर दें तो ये 20 इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से हमें s की वैल्यू फाइंड होती है जो कि है 28/4 इज इक्वल टू 7। तो सन की एज तो है 7। अब आप देखें सन की एज 7 सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो एक्चुअली ये इसका आंसर बन ही नहीं सकते, बाकी खत्म हो गए। लेकिन फिर भी हम मैन की एज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम ये जो 7 है ये है s की वैल्यू, s इज इक्वल टू 7 है, वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो s की जगह पर आप 7 लें
तो m इज इक्वल टू 6 इंटू 7 माइनस 10, 42 माइनस 10 इज इक्वल टू 32। तो मैन की एज आ गई 32, सन की एज थी 7, जो कि ऑप्शन ए में दी गई है। A motorist travel 120 miles to his destination at an average speed of 60 miles per hour and return to his starting point at an average speed of 40 miles per hour. His average speed for the entire trip is। अब आप देखें ये स्पीड का क्वेश्चन है, मोशन एंड स्पीड का, लेकिन इसमें आप देखेंगे जो डाटा दिया गया है वो इस तरह से है कि ये पाथ है जिस पर वो ट्रेवल करते हुए 120 माइल का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो यहाँ से जाता है इधर और जाते हुए उसकी स्पीड है 60 माइल पर आवर, और सेम पॉइंट पर वो रिटर्न आता है सेम पाथ पर, और वापसी पर उसकी स्पीड है 40। तो एक्चुअली ये राउंड ट्रिप का क्वेश्चन है। राउंड ट्रिप क्या है कि जब कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चलता है बी पर जाता है, यानी कि दूसरे पॉइंट पर जाता है, और वहां से सेम पाथ पर वापस आता है, तो उसमें दोनों साइड की स्पीड अगर दी हुई है तो हम राउंड ट्रिप का फार्मूला बड़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमें 120 की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये लेंथी क्वेश्चन होगा, लेकिन राउंड ट्रिप का फार्मूला तो बहुत आसान है। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं 2s1s2 ओवर s1 प्लस s2। s1 जाने की स्पीड है, s2 वापसी की स्पीड है, तो आप इसको अप्लाई करें 2 इंटू 60 इंटू 40 ओवर 60 प्लस 40, ये हो गया आपके पास 2 इंटू 60 इंटू 40 ओवर 100। तो अब एक जीरो इधर से एक जीरो इधर से खत्म हो गया, तो ये हो गया 12 इंटू 4 48, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ज्योमेट्री के एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट में शामिल होते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको तैयारी चाहिए, क्योंकि आपने तो फुल टेस्ट अटेम्प्ट करना है, आपने ज्योमेट्री छोड़नी नहीं है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन को पढ़ना चाहिए और उनसे रिलेटेड एंगल, जैसे कि एक्यूट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, इनकी प्रॉपर्टीज, नेम एंड प्रॉपर्टीज, फिर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स का एरिया, पेरीमीटर और एंगल से रिलेटेड रूल, फिर क्वाड्रिलेटर जिसमें स्केयर भी है, रेक्टेंगल भी है, ट्रेपेजियम भी है, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन से मुराद मोर देन 3 साइड्स वाली शेप्स, उसमें ट्राइंगल भी शामिल है, क्वाड्रिलेटर भी है, पेंटागन भी है, हेक्सागन भी है, हेप्टागन, इस तरह से। लेकिन बहरहाल इतनी ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। फिर सिलेंडर्स और सर्कल वगैरह, सर्कल ख़ास तौर पर, जैसे ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है ऐसे ही सर्कल इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कहें आपके टेस्ट के लिए तो ये टॉपिक ज्योमेट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन देखें। A ladder is placed in such a way that its foot is 15 meter away from a wall and its top reaches a window 20 meter above the ground। यानी कि क्वेश्चन क्या हुआ कि ये एक वॉल है और इसकी हाइट दी गई है 20, और इसके साथ एक लैडर है जो यहाँ से 20, पूरे 20 से नीचे की तरफ आ रही है ये, और ये ग्राउंड पर इसका डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल इज 15। ये क्वेश्चन है, देखें फुट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम वॉल, और वॉल की हाइट जहां पर लैडर जाकर टच करती है वो 20 है, और आपने लैडर की लेंथ बतानी है एक्स। तो आप ये देखें कि या तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पैथागोरियन इक्वेशन इस्तेमाल करें, एक्स निकल आएगा। क्या होगी? एक्स स्केयर इज इक्वल टू 20 स्केयर प्लस 15 स्केयर, और ये हो जाएगा 400 प्लस 225। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 625 का स्केयर रूट, और ये इक्वल होगा 25 के। तो x की वैल्यू होगी
25, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज 4 टाइम देन इट्स एरिया इंक्रीज शुड बी। अब एरिया ऑफ सर्कल में क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको कि अगर रेडियस 4 टाइम इंक्रीज हो जाए तो एरिया, टोटल जो एरिया है सर्कल का, वो कितने टाइम इंक्रीज होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस। अब वो कहता है 4 टाइम इंक्रीज कर दें, तो ठीक है, ये देखिए इसको जहन में रखेंगे कि ये हमारे पास एक्चुअल जो स्टार्टिंग है, जब इंक्रीज नहीं किया तो उसका ओरिजिनल या इनिशियल जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। अब नया एरिया मालूम करते हैं जब रेडियस को 4 टाइम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई और रेडियस हो गया 4 आर, आर को हमने 4 टाइम कर दिया ये स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 16 पाई आर स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हुआ 16। अब आप देखें कि ये तो वही एरिया है, ये ए, तो इट्स मीन न्यू एरिया इज 16 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस एरिया, जो कि ऑप्शन सी में दिया। अब डाटा एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें एवरेज, जो कि खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को मीन भी कहते हैं, फिर मॉड, मीडियन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो डाटा एनालिसिस के लिए ये टॉपिक आप करेंगे। इसमें ख़ास तौर पे एवरेज के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी के भी आते हैं। तो आप इन तमाम टॉपिक्स को भी कम्प्रीहेंड करें, इनके वीडियो लेसन्स देखें, इसी साइट में मौजूद हैं, इसी चैनल में भी मौजूद हैं, और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। इफ मीन एंड मॉड ऑफ सम डाटा आर 4 and 10। अब देखिए मीन दिया गया है हमें 4 और मॉड दिया गया है 10, मीडियन आपने बताना है। तो यहां पर डायरेक्टली हमें एक रिलेशन मालूम होना चाहिए जिससे से सॉल्व कर सकें, और वो क्या है कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें। मॉड की वैल्यू दी गई है 10, मीडियन हमने मालूम करना है, इसको रख लेते हैं x, माइनस 2 मीन दिया गया है 4। तो ये इधर से 8 इधर आकर प्लस हो गया, तो 18 इज इक्वल टू 3x, या दूसरे लफ्जों में x इज इक्वल टू 18/3 इज इक्वल टू 6, यानी कि इसका मीडियन है 6, जो कि ऑप्शन ई में दिया।